किस अवस्था में? नई खोज करेगा और घूमेगा। नौ साल के करीब, है ना? नहीं नहीं, किशोरावस्था नहीं है, लेटर चाइल्डहुड में करेगा ऐसा। नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। किशोरावस्था का सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आता है समूह को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति। समूह को प्राथमिकता देना, किशोरावस्था, प्राथमिकता। तो बर्ट बर्ट जो है, बर्ट बर्ट कहते हैं कि जब बच्चा 9 साल का होगा, 9 वर्ष, तो बच्चे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, नई खोज करना पसंद है। फिर धीरे धीरे वो स्कूल से भी ना बिना छुट्टी लिए और इधर उधर रबड़ने भाग जाएगा, डोलने भाग जाएगा। तो ये वाला मामला। अधिगम अंतरण का यानी लर्निंग ट्रांसफर का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप एनालॉगी मतलब अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, कौन सा है? हाँ सही हो गया, बिल्कुल सही है भैया, आपका सही हो गया। बताओ, समानता का सिद्धांत है, समान तत्व का सिद्धांत है। एक बागले साहब का है आदर्श के स्थानांतरण का सिद्धांत। सी, औपचारिक नियमों का कोई सिद्धांत नहीं है, सेम तत्व का सिद्धांत है। इसको बोलते हैं समान तत्व का सिद्धांत, कि अगर दो चीजों में समान तत्व होंगे तो आप एक परिस्थिति का जो आपने तरीका इस्तेमाल किया था वही आप दूसरी परिस्थिति में भी इस्तेमाल करोगे। जैसे आपको है ना आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनानी आ गई, तो आप रसेदार कोई भी सब्जी बना लोगे। बोलते हैं समान तत्व के ट्रांसफर का सिद्धांत बोलते हैं, है ना? आदर्शों के स्थानांतरण का सिद्धांत बोलते हैं बागले का सिद्धांत। और आप मुझे बताओगे एच सी जड जड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने भी अधिगम अंतरण का एक सिद्धांत दिया, आप मुझे बताओगे कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है एच सी जड ने? बताओ, निम्न में से कौन सा? बताओ, शायद शायद कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का है, भिन्नता का है, प्रत्यागमन। अरे अभिप्रेरणा का थोड़ी ना। एक बात बताओ, मैं अगर मोटिवेटेड हूँ पढ़ाने के लिए, मेरा छोरा थोड़ी ना मोटिवेटेड होगा पढ़ाने के लिए। हो सकता है वो नाचने के लिए मोटिवेटेड हो सकता है वो दुनिया को नचाने के लिए मोटिवेटेड हो सकता है वो लॉजिकल साइंस वाली चीजें करने के लिए मोटिवेटेड हो, है ना? ऐसा थोड़ी ना कि वंशानुगतता का नियम है मोटिवेशन भी। बोले जिसमें मम्मी पापा मोटिवेटेड और बालक भी उसी में मोटिवेटेड, तो फिर ऐसे तो जो बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो समझो उसकी मम्मी पापा की आफत आ गई, बोले तुम ही ठीक नहीं थे इसलिए हम ठीक नहीं। समानता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मम्मी पापा वैसा बालक, जैसे माता पिता, क्या कहता है? जैसे माता पिता वैसा बालक, वैसा कौन होगा? तो कहता है वैसा ही बालक होगा। भिन्नता का नियम कहता है अपोजिट होंगे, माता पिता बहुत शरीफ, बालक बहुत लुच्चा लफंगा। प्रत्यागमन, सॉरी, प्रत्यागमन होता है अपोजिट। प्रत्यागमन होता है अपोजिट, कि माता पिता बहुत शरीफ, बालक बहुत लुच्चा लफंगा, या माता पिता एकदम राक्षस साइज और टाइप, और बालक जो पैदा हो गया वो बिल्कुल ध्रुव जैसा पैदा हो गया। भिन्नता का नियम, माता पिता से थोड़ा अलग होगा बच्चा, माता पिता से थोड़ा अलग। क्या कहेंगे? माता पिता से बच्चा क्या होगा? तो आप कहोगे थोड़ा अलग होगा, ऐसा वाला मामला भी हो सकता है। हाँ, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि और शब्द इंद्रियां पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं। कब तक? ठीक है, मैंने पहले कुछ पूछा था, क्या पूछा था भाई मुझे बता दो, बता तो दिया। अरे तुम बताओ ना, एच सी जड, ये तो तुम्हारा होमवर्क है भाई। एच सी जड, ये लर्निंग के ट्रांसफर से संबंधित, ये मैंने कईयों बार क्लास में बताया। खाली स्थान की अवस्था तक बच्चे की देखने की और सुनने की इंद्रियां पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं। बताओ कब तक विकसित हो जाएंगी देखने और सुनने की? 3 से लेकर 4 वर्ष में। क्या कहेंगे? 3 से लेकर 4 तक। हाँ, फेमस है, बहुत बार पूछा गया है ना? संकेत अधिगम, अपने एक भैया है, भैया जी का नाम है रॉबर्ट गैने। क्या नाम है भैया जी का? तो आप कहोगे रॉबर्ट गैने भैया का नाम है। और रॉबर्ट गैने जो भैया हैं, इन्होंने अधिगम सोपानगी दी। अधिगम क्या दी? स्टेप्स दिए, सोपानगी। और इसमें इन्होंने ना 8 प्रकार की, क्या कहेंगे, 8 प्रकार की लर्निंग बताई है। क्या बताई है इन्होंने? 8 तरीके की लर्निंग बताई है, और कहा है स्टेप बाय स्टेप होती है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, क्या आता है? पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, मनोदैहिक। बताओ,
कौन सा आता है इनमें से? क्या है? ए है। क्या आता है? पारंपरिक अनुकूलन आता है। और कैसे आता है पारंपरिक अनुकूलन, ये बताओ बताओ बताओ। हाँ, 8 टाइप है। पारंपरिक अनुकूलन में कौन सी रहती है बताओ? देखो, सबसे पहले भैया जी बताते हैं कि होता है संकेत अधिगम। संकेत संकेत जब होता है तो उसके बाद होता है उद्दीपक अनुक्रिया। और ये जो संकेत अधिगम है, जब बच्चा याद करता है अ से अनार, क से कबूतर, बेटा अंतरण का सिद्धांत तो है लर्निंग में, मोटिवेशनल गुरु, कि फिर आपकी चेन बन जाती है लर्निंग की, बच्चा सीखता जाता है लगातार। फिर उसके बाद शाब्दिक अधिगम आता है कि बच्चा शब्दों के साथ खेलने लगता है, शाब्दिक अधिगम करने लगता है, फिर विविधात्मक करने लगता है, सब कुछ। कैटेगरी गलत हो गई है, देखो आगे चल के परिवर्तन के लिए मौका मिलता है। कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? अर्जित जो जन्मजात प्रेरक नहीं है और आप उसको वातावरण से देखकर सीखते हो, तो अर्जित प्रेरक का उदाहरण बताओ। वह के आधार पर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताइए कौन सा है? भूख है, विश्राम है, पुरस्कार और रुचि में से अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक पुरस्कार है, रुचि नहीं है। रुचि आंतरिक प्रेरक है कि जिस चीज में आपको मजा आएगा आप उस काम को करोगे। तो रुचि आंतरिक हो गई तो जैविक भी होगी, बायोलॉजिकल भी होगी एक तरीके से। तो क्या कहेंगे? पुरस्कार एक्सटर्नल है। पुरस्कार क्या है? एक्सटर्नल। कि तुम क्यों पढ़ रहे हो कि तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, तुम्हें टॉफी मिलेगी, तुम्हें बिस्किट मिलेगा, होती है। कहाँ, किसमें अभिप्रेरणा को शो करते हैं? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा आप मोटिवेटेड हो, या आपकी कॉग्निटिव समझ के द्वारा आप एक्सप्लेन कर पाओगे, भावात्मक जागृति द्वारा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे बेटा खुशी। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा, और जो ऊपर डाउट बताए, बहुत सही, ए और बी दोनों। मोटिवेशन कहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन कहां पर वर्णित होती है? तो मोटिवेट हो गए तो यहां से भी आप मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, और इमोशनली भी मोटिवेटेड हो गया आप एक बात बताओ, जिस चीज के लिए आप मोटिवेटेड हो, जैसे आप लड़कों को ना बारात के लिए सजने का बड़ा शौक होता है, तो कितनी ठंड होगी, भरसक ठंड होगी, फिर भी लड़कियों लड़कियों एकदम ऐसे जो कपड़े पहन के आए उनको दिखाने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। कि साड़ी पहनी है तो भैया आप साड़ी को दिखाएंगे, लहंगा पहना है तो लहंगे को दिखाएंगे, तो भी काम करता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का कैसा पहलू है? अब बेटा तुम चिंतन कर रहे हो, आप तुम सोच रहे हो, तो चिंतन आपकी मेंटल प्रोसेस का कैसा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। सोच रहे हो ना, तो ज्ञानात्मक है। क्या है? ज्ञानात्मक। अब जैसे चाय मैं बनाऊं, चाय बनाना, यहां से ये क्वेश्चन आएगा, चाय बनाना, तो ये क्रियात्मक है, ठीक है ना। चाय बनाने की स्टेप्स के बारे में सोचना, ये ज्ञानात्मक है। भावात्मक, चाय मुझे अच्छी लग रही है तो ये इमोशनल हो गया। क्या होगा? चाय मुझे अच्छी लग रही है तो ये इमोशनल हो गया। खमागणी खमागणी, अच्छा तुम्हें क्लास का पता ही नहीं चला, भले ठंड में बेहोश हो जाए, जान चली जाए, पर फैशन न जाए। ठंड में बात, आओ, 9 साल के बालक की नैतिक तर्कणा किस पर डिपेंड करेगी? तो देखो कोलबर्ग से कोई बहुत ज्यादा खास पूछा नहीं जाता यहाँ पर, लेकिन तुम परेशान मत होना, लेकिन पूछ भी लेगा तो तुम बता दोगे। 9 बच्चे की नैतिक तर्कणा, 9 साल के बच्चे की नैतिक तर्कणा किस पर डिपेंड करेगी? किसी काम के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करेगी। कोई काम सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता कितनी पूरी हो रही है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही काम वो है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए और अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करे। तो ये तो थर्ड स्टेज है, ये तो थर्ड स्टेज है जब बच्चा नैतिक हो जाता है। अब बताओ 9 साल का बच्चा तुम्हें लगता है नैतिक होता है? बताओ बेटा जी, है ना, बताओ। कुछ बोल रहे हैं सी, हाँ पहली स्टेज, पहली ही आपका जो लेवल होता है वो 4 से लेकर 10 ईयर तक का होता है। तो अब आप मुझे बताओ 4 से लेकर 10 तक के ईयर में आप कैसे कहां से ले लोगे? ए, कि भैया किसी काम के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करेंगे। कि भैया काम अच्छा है तो मेरे को प्यार मिला तो काम अच्छा है, मेरे को मार मिली तो काम बुरा है। हाँ, ठीक है ना, ये वाला मामला है।
मोस्टली सभी बच्चों ने, नहीं 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 नहीं, कुछ ने ए भी बता दिया है, कुछ ने डी भी बता दिया। बच्चे अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो सकारात्मक समर्थन देना ये ZPD है। मैं कह रही हूं प्रभावी प्रशंसा के रूप में टीचर का काम है कि भैया आप बच्चे को उसकी योग्यता और उसके अचीवमेंट के महत्व की सूचना दो कि तुमने जो करा बेटा वो बहुत अच्छा करा। आज के तुम्हारे 150 प्रश्नों में से इतने प्रश्न बहुत अच्छे थे, जो कमियां रह गई उन्हें हम आगे बढ़ के और सुधार लेंगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण लर्निंग को बता रहा है? हाथ जोड़कर टीचर का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 तक की अवस्था में उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपने सीखा है, ये आपने सीखा है। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाना, ये तो आती है बेटा, ये तो स्वाभाविक क्रिया है। ये तो क्या कहोगे, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या कहोगे, स्वाभाविक रेस्पॉन्स है, ये सीखा नहीं है तुमने। चढ़ना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी सीखा नहीं है। ये वीर ने अपने आप ही फेंकना चीजें सीख लिया, चढ़ना सीख लिया। मैंने थोड़ी ना सिखाया कि कैसे चढ़ते हैं। मैं तो इसकी तरह नहीं चढ़ूंगी ना कि मैं बेड पे चढ़ रही हूँ, यूं यूं करके चढ़ रही हूँ, फिर उतर रही हूँ तो कोना पकड़ के बेडशीट से उतर रही हूँ। तो हमको तो देख के नहीं सीखा ये, तो ये तो इसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है जो इसने उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी के साथ सीखी। यहाँ पर लर्निंग दिख रही है जो इसने सीखी है कि टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, है ना। तो तारावती राजपूत जी सी नहीं हो सकता, नमस्कार करना कि आ जाओ, है ना। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? आप थिंकिंग कर रहे हो, कौन सी चीज सबसे कम यूजफुल है? चित्र प्रतीक और चिन्ह। अब आप चित्र देखकर चिंतन कर रहे हो, भाई देखिए आपने अपने जीवन में किसी पुरानी अपनी 10th की मार्कशीट देखी, सॉरी फोटो देखा क्लासरूम का, चित्र देख के तुम्हारे दिमाग में एकदम गजब ही गजब आनंद आ गया, तो वो चित्र देखकर चिंतन होगा भैया। प्रतीक और चिन्ह देखकर भी चिंतन होगा, चिन्ह इधर लगा हुआ है कि इधर मुड़े उधर मुड़े, तो भी चिंतन करोगे। तो चिंतन में ना मांसपेशियों का दिमाग का कोई नहीं होता, इसलिए कहते हैं ना मोटी बुद्धिरा लोग सोच को ना सके। फ्लिक्स एप्पल साइडर विनेगर समझ पाते हो तो दूसरे के अंतर्मन की इच्छाएं, उसकी मंशा को पता लगा पाते हो। दूसरे के मूड को भाप जाना, मूड नहीं पता लगाते। मिलते जुलते संवेग, उदासी और पछतावे में भेद करना नहीं। दूसरे के विचार और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना नहीं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको आप पता लगा पाते हो, तो इसको बोलते हो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कि सामने वाले ने कहा मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, आप समझ गए कि ये चाहता है नोट्स दे दे। सामने वाले ने कहा कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी तो आंखों में आंखें डाल के अंदर प्रोजेक्टिव मेथड का प्रयोग करके पता लगा लो कि मुझे क्या नजर आया तुम्हें, तो मुझे नजर आया तू घाघ है, तू गुनगुना आदमी है, तू सिर्फ इसलिए मेरे साथ में है क्योंकि तेरे को पता है जो जॉब लगेगी मेरी और तुझसे ज्यादा काबिल हूँ, तो तेरे को आराम से रोटी खाने को मिलेगी मेरे से। एक टीचर किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक टीचर जो है किसी भी समूह में समुदाय पर बेस्ड व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो आंखों के संपर्क के द्वारा समझेगा, बुद्धि के आधार पर, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, या होमवर्क के आधार पर। बताओ टीचर कैसे समझेगा? भाई एक ग्रुप है क्लास का, मान लो 8th C है, तो उसमें समुदाय आधारित इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, ये कैसे समझेगा? आंखों के इशारों के आधार पर समझेगा, बुद्धि के आधार पर, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर, होमवर्क के आधार पर, इसके आधार पर समझेगा। बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है। टीचर एक क्लासरूम के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे देगा? ऐसे थोड़ी ना देगा बुद्धि चेक कर ली, या अरे तेरा होमवर्क इससे अलग है। होमवर्क तो सारे बच्चे एक दूसरे से टीप टाप ही लेते हैं कि आंखों के संपर्क से तेरी नीली है भैया, तेरी काली है, नहीं। भाषा किस तरीके की है और बच्चा अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। क्रिएटिविटी के पोषण हेतु एक अध्यापक को बच्चों को क्या रखना चाहिए? अगर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा क्रिएटिव हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को किस तरीके से रखे? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित, या पुरस्कार केंद्रित? देखो भैया, पुरस्कार केंद्रित का मतलब हो गया प्रदर्शन उन्मुखी रखना, नहीं। प्रदर्शन उन्मुखी सबसे बेकार होता है, बच्चे को महारत उन्मुखी रखना चाहिए। तो कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है आपको? सी लग रहा है? कार्य केंद्रित भी मत रखो। आप चाहते हो आपका बच्चा क्रिएटिव बने, क्रिएटिव बने, उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत कम ने बताया लेकिन बता दिया। आपको गोल ओरिएंटेड बनाना है, गोल ओरिएंटेड, कि बेटा तुम्हारा ये लक्ष्य है, इसे पाने के लिए जो तरीका अपनाना है अपना लो।
टास्क सेंटर्ड तो फिर आपने बता ही दिया कि ऐसे ही करना है इस टास्क को, है ना। गोल ओरिएंटेड ये लक्ष्य है, लक्ष्य पाने के लिए जो मर्जी आए वो स्ट्रेटेजी अपनाओ, ठीक है ना, जो मर्जी आए वो स्ट्रेटेजी अपनाओ, वो वाला मामला है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, कौन सी विशेषता निम्न में से कौन रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की नहीं है। देखो भैया, सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग का बच्चा होता है, सामाजिक रूप से जो बच्चा वंचित वर्ग का है, मतलब उसको कुछ मिला नहीं है, तो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं है। बच्चों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। बिल्कुल यार, इनको वंचित वर्ग के बच्चे जो होते हैं इनको स्वास्थ्य देखभाल रेगुलर नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन हमसे पूछ रहा नहीं है। व्यापक और विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। विद्यालय में अच्छा करने के लिए उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाता, कि इनको ना स्कूल में आप मोटिवेट नहीं करते हो, या बच्चों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। तो कौन सा रहेगा? क्वेश्चन समझो, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज है। बच्चों के देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते। अगर आपने इनको देखभाल दी तो क्या इनके अनुभव बच्चों को प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करेंगे स्कूल के लिए? करेंगे। तो ए है कि वंचित वर्ग के बच्चों की विशेषता नहीं है, बाकी सब तो करता ही है, सारी विशेषता है कि भाई इनको स्वास्थ्य संबंधी चीजें नहीं मिलती, वंचित हैं, इसीलिए भैया कोई व्यक्ति वंचित है, ठीक है ना। खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, खाने पीने से संबंधित वंचना होगी, बहुत सारी। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से अलग है। एक होता है ओरिजिनल अनुसंधान जो आप करते हो किसी चीज पे रिसर्च, एक होता है एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित। क्यों अलग है? जो स्टीफन कोरे साहब ने दो तरीके का अनुसंधान बताया, एक मौलिक और एक क्रियात्मक। तो क्रिया की उपकरणों पर आधारित है, ये न्यायदर्शिता पर आधारित है। अरे यार, ये इसलिए अलग है क्योंकि इसे कोई बहुत बड़ा शोधकर्ता रिसर्चर नहीं करता, टीचर करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, प्रशासक करते हैं, स्कूल की डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? ए आपका उत्तर हो जाएगा। एक्शन रिसर्च में बहुत अच्छा खासा वेटेज है एक्शन रिसर्च का। आपका एक्शन रिसर्च में आपसे पूछेगा क्रियात्मक उपकल्पना, क्रियात्मक हाइपोथेसिस का निर्माण